नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो दोस्तों, आज का सेट शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फिर एक कमेंट्स कर दीजिए। इस दो चीज से मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए और भी अच्छा वीडियो, अच्छा क्वेश्चंस लाने का इच्छा होता है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, का यूनिट क्या है? तो इसका सही है टेस्ला। अंग्रेजी में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और यह है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का यूनिट होता है हेनरी। इसको अंग्रेजी में सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और यह है चुंबकीय फ्लक्स। इसका यूनिट होता है वेबर। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसी रॉकेट को उड़ान भरना कैसे समझा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर किसी रॉकेट को उड़ान भरने को अच्छे से समझा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं तरंग की चाल बराबर होता है, तरंग की चाल भी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुने वेवलेंथ, जिसको कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर v अपॉन एफ, ठीक है। यह है स्पीड ऑफ वेव और यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि लैम्डा जो है, जिसको कि वेवलेंथ कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी फ्रीक्वेंसी कम होगा तो लैम्डा का वैल्यू अधिक होगा और फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, यानी इसकी वैल्यू बड़ा हो रही है तो निश्चित तौर पे लैम्डा की वैल्यू कम होगी, ठीक है। लैम्डा को वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, या घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता सेंटर, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पे रखा गया है। देखिए, तो छवि का निर्माण कहां पर होगा? देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है। इसको अंग्रेजी हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C और फोकस बिंदु F के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट AB है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका इमेज A डैश B डैश बन रहा है वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है। और ये उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, ठीक है। तो परिपथ में प्रभावित होने वाली आवेश क्या है? ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं करंट बराबर होता है, या करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इक्वल टू आई इंटू टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ T इन सेकेंड्स है, ठीक है। तो इस प्रश्न में करंट I की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.8 एम्पियर और टाइम दी हुई है 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड्स, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू 180 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 144 कूलम्ब। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ओम
के नियम के अनुसार होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं एज पर ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। ठीक है, यानी करंट बढ़ेगा अगर वोल्टेज बढ़ता है तो। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा, नियत ताप पर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, हालांकि ये एल लिखा हुआ है, करंट नहीं लिखा हुआ है, आई नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, सी आपका सही है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एल और आई में, इसलिए मैं ए बोला था। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हीटर कॉइल का रेटिंग दिया हुआ है 1000 वाट और प्रतिदिन 5 घंटा उपयोग किया जाता है। आगे है 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर, प्रति इकाई कितना है, रेट है 6 रुपया। सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। पावर हीटर का कितना दिया हुआ है, 1000 वाट। ठीक है, टाइम कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रतिदिन 5 घंटा, 5 आवर पर डे। ठीक है, किस महीने में उपयोग किया जा रहा है, सितंबर महीना। सितंबर महीना में नंबर ऑफ डेज कितना है, ठीक है, सितंबर महीने में नंबर ऑफ डे है 30, इसलिए टोटल पावर सितंबर महीने में कंज्यूम कितना हो जाएगा, टोटल पावर कंज्यूम निकालेंगे, तो आ जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 30। इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 150000। ठीक है, वाट। और हम लोग जानते हैं 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, तो देखिए 1,50,000 वाट बराबर कितना यूनिट हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर हो जाएगा टोटल पावर बाई 1000। ठीक है, टोटल पावर बाई 1000, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 यूनिट्स। ठीक है, अब दिया है पर यूनिट रेट कितना है, रेट है 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो 150 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 900 रुपीज। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का डी सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम के हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा जूलियस ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन को कहते हैं, इसमें समाज को, मानव के इतिहास को ठीक है पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम, ठीक है, के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, देखिए पौधों में 2 तरह के उत्तक होते हैं, एक होते हैं जाइलम उत्तक, XY एलियम जाइलम टिश्यू, ठीक है, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो होता है ये वाटर कैरी करता है, जाइलम जल और ठीक है, तो जाइलम कैरीज वाटर। ठीक है, और फ्लोएम टिश्यू फूड कैरी करता है। ठीक है, फूड, फ्लोएम कैरीज फूड, F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम, जाइलम कैरीज जल यानी वाटर। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो निश्चित तौर पर फ्लोएम टिश्यू से पौधे के हर एक भाग तक फूड को पहुंचाया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्य युतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा।
12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है? ठीक है, कह रहा है बेसिक इकाई कौन सी है, तो वो होती है जाति, जिसको कि इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। मानव का कौन सा स्पीसीज है, आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीला। दोस्तों, ऑक्टोपस के खून में कॉपर भारी मात्रा में होता है, इसलिए इसका रंग नीला होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? तो दोस्तों, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका पाचन ज्यादातर छोटी आंत में ही हो जाता है, और छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है महाधमनी। 16 नंबर का प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है गुर्दा। किडनी को हिंदी में गुर्दा कहते हैं, और किडनी का एक यूनिट होता है नेफ्रॉन्स। ठीक है, और नेफ्रॉन्स के स्टडी को ही नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। देखिए, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, और विटामिन B5 को पेंटोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में प्रांकुर कहां पाया जाता है? प्रांकुर बीज में पाए जाते हैं, जहां से अंकुरन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए प्रांकुर का है इमेज, ये है एक बीज। ठीक है, इसी को जहां से अंकुरन स्टार्ट हुआ है उसी को प्रांकुर कहते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। 20 नंबर का प्रश्न है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं पीएच का वैल्यू 0 to 14 तक होता है। ठीक है, और 7 न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम हो रहा है तो इसमें H+ आयंस की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और 7 से अधिक हो रही है तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि 7 से 14 हो रहा है, मतलब 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे OH- की सांद्रता में वृद्धि हो रही होगी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं आदर्श गैस वैसे गैस को कहते हैं जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और ये ग्रुप 18 में पाया जाता है। ठीक है, ग्रुप 18 में। आदर्श गैस के उदाहरण हैं हीलियम, आर्गन, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ठीक है, ब्रोमीन नोबल गैस नहीं है, एक सामान्य तापमान पे धातु है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, ब्रोमीन। 22 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य धातु इन ऑप्शंस में सोना दिया हुआ है, अर्जेंटम। ठीक है, केमिकल नेम सोना का अर्जेंटम है। ठीक है, ये सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? देखिए दोस्तों, अयस्क वैसे तत्व को कहते हैं जिसको शुद्ध करने के बाद हमको शुद्ध मूल धातु मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, इसको शोधन करने के बाद हमको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। 24 नंबर का प्रश्न है कि लैक्टिक एसिड क्या है? ठीक है, तो दोस्तों, लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है C3H6O3। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? रासायनिक समीकरण संतुलित तभी होता है जब लेफ्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स होते हैं। ठीक है,
मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स में जितने भी मोलिक्यूल एटम्स हैं उतना ही एटम्स राइट साइड में भी होना चाहिए। आइए अब देखते हैं ए ऑप्शन में इधर H2 2 है तो राइट साइड में भी H2 2 है, इधर O2 2 है तो राइट साइड में O2 1 है, इसलिए ये एक बैलेंस समीकरण नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं Na प्लस H2O बराबर है NaOH प्लस H2। इसमें देखिए H2 और H2 बैलेंस है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस है, Na और Na बैलेंस है। इधर देखिए कुल H2 3 है परंतु लेफ्ट हैंड साइड में H2 2 ही है, इसलिए ये बैलेंस्ड नहीं है। सी नंबर में देखते हैं Mg प्लस O2 बराबर दे रहा है MgO, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। डी में देखते हैं 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ठीक है, देखिए इधर मैग्नीशियम का 2 अणु है और इधर ऑक्सीजन का भी 2 अणु है, और राइट साइड में भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन का 2 अणु है, इसलिए ये प्रश्न मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। दोस्तों आज 25 प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मेरा काम आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए यदि आपको और भी सुधार करने को कहने की इच्छा है तो। ठीक है, आपके लाइक करने और कमेंट करने से हमको और भी अच्छा वीडियो बनाने का इच्छा जागता है। धन्यवाद।